नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी अटूट रिश्ता। फोन की बेल होते ही पंडित रामचरण जी ने फोन उठाया था। मन में धुक-धुकी थी, इतनी रात में न जाने किसने फोन किया है। राम सब कुशल करें। फोन के दूसरे सिरे से आ रही आवाज ने पंडित जी को संज्ञा शून्य कर दिया। हाथ से फोन का चोगा छूटकर नीचे गिर गया। धरती पर उनके गिरने की आवाज से पत्नी सावित्री देवी सोते से जाग गई। पति को धरती पर गिरा देख घबरा गई। हरी हरी देख तो पंडित जी को क्या हुआ, पानी ला, भाग के आ। घबराई आवाज में सावित्री जी ने सेवक को आवाज दी। पंडित जी के मुंह पर काफी देर पानी के छींटे डालने पर उन्होंने आंख खोली। सब खत्म हो गया सावित्री, हमारा मोहन हमें छोड़कर चला गया। पंडित जी हाहाकार कर उठे। क्या, कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? सावित्री स्तब्ध इतना ही कह सकी। आंखों से आंसू बांध तोड़कर बह निकले। रात का अंधकार और गहरा हो गया। दोनों पति पत्नी धरती पर पड़े बिलखते रहे। सवेरा होते ही पंडित रामचरण के इकलौते पुत्र मोहन की अमेरिका में मृत्यु की खबर मोहल्ले में फैल गई। दुख बांटने पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में धीमे शब्दों में बात कर रहे थे। बेटे ने अपने मन की शादी क्या कर ली, उसे वनवास ही दे दिया पंडित जी ने। ठीक कह रहे हैं, आज के जमाने में शादी के लिए जाति और धर्म का बंधन मानना पुराने ख्यालात बन चुके हैं। बेटे ने चिट्ठियां लिख लिख कर कितना समझाया था। हमारी भारतीय संस्कृति सबकी जाति और धर्म को समान सम्मान देती है। हमने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन रामचरण जी ने अपने खोखले धर्म की आड़ में पुत्र मोहन की एक भी बात नहीं सुनी। मोहन ने कितनी बार घर आने के लिए विनती की, पर पंडित जी थे कि माने ही नहीं। ये बातें बस कहने भर में अच्छी लगती हैं, पर जिस पर बीतती है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। रामचरण जी हिंदू धर्म के इतने बड़े समर्थक और प्रचारक हैं। वह अपने घर में ईसा मसीह की पुजारिन को कैसे स्वीकार कर सकते थे? उनका पवित्र घर तो दूषित हो जाता। ठीक कह रहे हैं, ये नए जमाने के लोग धर्म का महत्व क्या समझेंगे। लोग आपस में बातें करिए जा रहे थे। हाय, मेरा लाल चला गया, वह कुलच्छिनी उसे खा गई। सावित्री जी का हृदय विदारक रुदन सबको हिला गया। अब रोने से क्या लाभ, बेटा तो वापस नहीं आएगा। काश पहले ही समझ लेते। अब उसकी मौत के लिए किसी और को दोष देना तो गलत बात है ना, श्याम जी ने धीरे से कहा। पिछले 8 वर्षों से रामचरण जी का पुत्र मोहन अमेरिका में पिता की कठोर आज्ञा के कारण वनवास ही तो काट रहा था। एक विदेशी अमेरिकी युवती से विवाह उसके पिता की दृष्टि में उसका अक्षम्य अपराध बन गया था। पिता को अपनी बात समझाने का मोहन हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन व्यर्थ ही। एमएससी फिजिक्स में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान मिलने पर मोहन के सपने आकाश छूने लगे थे। अमेरिका के विषय में पढ़ते हुए और अपने अमेरिका गए कुछ मित्रों की बातों से मोहन की दृष्टि में अमेरिका उसकी लक्ष्य पूर्ति का देश था। अपने पिता के कट्टर धार्मिक विचारों के विपरीत मोहन एक खुले विचारों वाला नवयुवक था। यूनिवर्सिटी तथा कई वैज्ञानिक सेमिनारों में भाग लेने के कारण मोहन की दृष्टि में देशी विदेशी विभिन्न जाति धर्म वालों के लिए समान सम्मान की भावना थी। मोहन के परिणाम के आधार पर उसके विभागाध्यक्ष ने भी मोहन को अमेरिका में शोध कार्य करने जाने की सलाह दी थी। तुम्हारी मेधा और लगन का सुपरिणाम तुम्हें अमेरिका में अवश्य मिलेगा। तुम जिस नई खोज का लक्ष्य रखते हो, उसके लिए तुम्हें वहां भरा पूरा खुला आकाश मिलेगा। लेकिन मोहन ने जब पिता के समक्ष अमेरिका जाने का प्रस्ताव रखा तो वह चौंक गए। मांसाहारी और ईसा मसीह के पुजारियों वाले देश में उनका बेटा क्या अपने धर्म को भुला न देगा? 22 वर्षों तक उसे दी गई उनकी धार्मिक शिक्षा कहीं व्यर्थ ना हो जाए। नहीं, वो ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। अपने देश में क्या कुछ नहीं है। मोहन के बार बार विश्वास दिलाने, विनती करने और कुछ लोगों के समझाने के बाद दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटे से वायदा करवाकर उसे अमेरिका जाने की इजाजत दे दी थी। काश वह जान पाते अमेरिका में उनके बेटे को फूलों की सेज नहीं मिलेगी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि पढ़ाई के खर्चे की भारी फीस के साथ
अमेरिका में रहने के लिए बिना आर्थिक सहायता के जीवन आसान नहीं होगा। अमेरिका पहुंचे मोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में देर से एप्लीकेशन भेजने के कारण मोहन को यूनिवर्सिटी से आर्थिक सहायता तथा हॉस्टल में रूम नहीं मिल सका, पर उसके रिजल्ट के आधार पर एक सेमेस्टर के बाद आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया था। अमेरिका में अधिक पैसों के साथ बेटा बिगड़ ना जाए, इसलिए पंडित जी ने उसे सीमित मात्रा में पैसे देकर उतने पैसों में ही गुजारा करने को कहा था। लेकिन उतने सीमित पैसों में अलग अपार्टमेंट ले पाना कठिन था। सौभाग्यवश लीना नाम की एक अनाथ अमेरिकी शोधार्थी युवती भी आर्थिक समस्याओं से परेशान थी। लीना भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा पर शोध कार्य कर रही थी। लीना के एक मित्र रॉबिन ने मोहन की समस्या जानकर लीना के साथ अपार्टमेंट शेयर करने की सलाह दी। उसे सुनकर मोहन तो बौखला सा गया। क्या, एक लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर करना? इसकी तो कल्पना भी असंभव है। तुम हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में नहीं जानते। विवाह के पहले लड़के और लड़कियां मिलना तो दूर, उनका बात करना भी निषिद्ध होता है। मेरे परिवार वाले इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और मेरे पिताजी तो बहुत ही पुराने और कट्टर विचारों वाले व्यक्ति हैं। मोहन ने अपनी समस्या बताई थी। अब तुम्हें समझना जरूरी है कि अब तुम भारत में नहीं अमेरिका में हो। यहाँ लड़के और लड़की का अपार्टमेंट ही नहीं, रूम शेयर करना भी बड़ी नॉर्मल सी बात है। कॉलेजों में तो दोनों के बाथरूम भी कॉमन होते हैं। वैसे दोनों के साथ रहने से तुम्हें जिस गलती का भय है, अपार्टमेंट शेयर करने से वैसा होना जरूरी नहीं होता। यह तो तुम दोनों की समझदारी और आत्मविश्वास पर निर्भर है। वैसे लीना बहुत ही समझदार और सिंपल लड़की है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है, रॉबिन ने समझाया। मोहन को मौन देखकर रॉबिन ने फिर कहा, मेरे ख्याल से तुम एक बार लीना से मिल लो, उसके बाद फैसला ले लेना। तुम दोनों की समस्या सुलझ सकती है, वरना तुम्हें अकेले ही अपना इंतजाम करना होगा। बहुत सोचने के बाद मोहन लीना से मिलने को राजी हो गया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में दोनों का मिलना निश्चित हुआ। सादे गुलाबी सलवार सूट में लीना को देखकर उसके भारतीय होने का भ्रम होता था। गुलाबी परिधान उसकी गुलाबी रंगत से होड़ लेता लग रहा था। आकर्षक लीना के चेहरे पर मासूमियत और उदासी की हल्की सी छाया थी। मोहन को देखकर जब उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की तो मोहन चौंक गया। प्रत्युत्तर में वह कुछ भी नहीं कह सका। रॉबिन ने बताया कि आप किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर करना चाहते हैं। मुझे भी रहने के लिए स्थान की आवश्यकता है। देरी से एडमिशन लेने के कारण हॉस्टल में रूम नहीं मिल सका। मेरे साथ भी यही समस्या है। लेकिन एक बात बताओ, आप अमेरिकन होते हुए भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं? लीना की साफ हिंदी ने मोहन को विस्मित किया था। मेरे पापा अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। कुछ वर्षों के लिए उनकी पोस्टिंग भारत में हुई थी। 11-12 वर्ष की आयु तक मैं भारत में ही रही थी। वहाँ के बच्चों के साथ खेलते और बातें करते हुए मैं भी अच्छी हिंदी बोलना सीख गई थी। दुर्भाग्यवश पापा की एक दुर्घटना में इंडिया में मृत्यु हो गई। मेरी माँ पहले ही हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अचानक लीना उदास हो गई, उसकी आंखें नम थी। ओह, यह तो बहुत दुखद था। फिर क्या आप अमेरिका में किसी रिश्तेदार के साथ रही? मोहन द्रवित था। अमेरिका में मेरे पापा और माँ चर्च के ऑर्फनेज में पले थे। पापा ने दुनिया से जाने से पहले उसी चर्च के फादर मारिस को मेरा दायित्व सौंप दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब इस विश्वविद्यालय से हिंदी और भारतीय संस्कृति में शोध कार्य कर रही हूँ। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, अमेरिकन नागरिक होते हुए भी आपने यह विषय क्यों चुना? आप तो अमेरिका से संबंधित कोई उपयुक्त विषय भी ले सकती थी। भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा तो आपके लिए कठिन विषय होगा ना? मोहन अपनी उत्सुकता रोक ना सका। भारत में रहते हुए मेरे बहुत सुखद अनुभव थे। वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं था, पर मोहल्ले पड़ोस में रहने वाली स्त्रियों ने मुझे दादी, नानी, चाची, ताई जैसा जो प्यार दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अपने मित्रों के साथ मिलकर वहाँ के त्योहार और जन्मदिन जैसे अवसर मनाती थी। मेरा जन्मदिन भी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता था। सच तो यह है कि उनके बीच में मैं कभी अपनी माँ को याद ही नहीं कर पाई। लीना यादों में खो गई थी। आप ठीक कहती हैं लीना, हमारी संस्कृति बहुत उदार है। आपने भारत में जो हिंदी सीखी, क्या वो हिंदी भाषा आज भी याद है? साधारणतः विदेशियों को हिंदी भाषा कठिन लगती है।
नहीं, यह एक भ्रामक धारणा है। मेरे विचार में तो हिंदी सरल और प्रेम की भाषा है। जब मैं अमेरिका आ रही थी तब मेरे मित्रों ने मुझे हिंदी कहानियों की कुछ पुस्तकें दी थी। अमेरिका में उन पुस्तकों को पढ़ती और अपने मित्रों को याद करती। मैं हिंदी कभी भूली ही नहीं। आपको जानकर खुशी होगी, मैं कॉलेज में मैंने हिंदी को मुख्य विषय के रूप में लिया और उसमें टॉप भी किया। लीना के सुंदर मुख पर खुशी थी। आपकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, पर आपको बताना चाहूंगा, मेरा शाकाहारी परिवार सनातन धर्म में विश्वास रखता है। हमारे यहाँ हिंदू देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। आपका धर्म और आचार विचार अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए मांस मदिरा जैसी वस्तुएं सर्वथा निषिद्ध हैं। यदि हमारा एक ही किचन होगा तो शायद मुझे कुछ कठिनाई हो सकती है। मोहन ने सच्चाई से अपनी समस्या बताई। जी हाँ, इंडिया में मेरे कई मित्रों के परिवार आपके परिवार जैसे ही थे। मुझे उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं आई। अब आपको सच बताऊं, अपने घर की अपेक्षा मुझे सुरमा नानी का शाकाहारी भोजन और उनकी पूजा का प्रसाद अच्छा लगता था। कभी कभी उनके साथ मंदिर भी चली जाती थी। यहाँ आकर भी मैक्सिमम शाकाहारी भोजन ही लेती हूँ। उसकी कुकिंग भी आसान है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। विश्वास है मेरी कुकिंग से आपको समस्या नहीं होगी। लीना के चेहरे पर मुस्कान थी। आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप एक सुलझी और समझदार लड़की हैं। मुझे विश्वास है हम दोनों एक अपार्टमेंट आराम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी स्पष्टवादिता ने भी मुझे स्पष्ट किया है। आशा है हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। अपार्टमेंट की समस्या का हल हो जाने से मोहन के मन का जैसे भार ही उतर गया। पर क्या उसके पिता इस समझौते को स्वीकार कर सकेंगे? हिंदू धर्म के प्रगाढ़ पंडित, धार्मिक विधि विधानों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करने वाले क्या उसकी समस्या समझ सकेंगे? सबसे पहले एक अविवाहित युवती के साथ एक ही घर में रहना, उस पर अलग जाति और धर्म वाली विधर्मी के साथ एक ही रसोई में भोजन पकाना, उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। इसी सोच विचार में मोहन पूरी रात सो न सका। उसे लीना में किसी आपत्तिजनक बात का अनुभव ही नहीं हुआ। फैशनेबल मेकअप पोते तितलियों जैसी लड़कियों से बिल्कुल अलग, वह अभावों में पली सीधी साधी लड़की है। अपनी समस्या रॉबिन को बताने पर रॉबिन ने उसे सलाह दी, अभी जल्दी ही तो तुम्हारे पिता अमेरिका नहीं आने वाले। उम्मीद है अगले सेशन में तुम्हें आर्थिक सहायता मिल जाएगी, तब तुम अपना अलग अरेंजमेंट कर लेना। अभी उन्हें इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। मोहन जानता था उसके पिता अभी क्या कभी भी अमेरिका में पैर नहीं रखेंगे। उनकी दृष्टि में तो यह अपवित्र देश है। अंततः उसने नीना के साथ रहने का निर्णय ले ही लिया। रॉबिन ठीक कहता है, उसे अपने पर पूरा विश्वास है। किसी तरह की भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिता से सच छिपाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति से समझौता करने में ही समझदारी थी। निश्चित दिन दोनों अपने सामान के साथ अपार्टमेंट में रहने आ गए। लीना के साथ एक सूटकेस और स्लीपिंग बैग था। मोहन के पास 2 भारी सूटकेसों में भारत से आने वाले मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों की तरह कपड़ों के अलावा खाने पीने का कुछ सामान और ओढ़ने बिछाने की चादरें आती थी। अपने अभ्यस्त हाथों से लीना ने शीघ्र ही अपने कपड़े अलमारी में रख लिए, पर मोहन अपना सूटकेस खोलकर परेशान था। मुश्किल से एक मोटी दरी जैसा बिछौना और राजस्थानी रजाई ही निकाल सका। कपड़े निकालने के क्रम में सब कुछ उलट पुलट हो गया। माँ के लाडले बेटे ने ये सब काम किए ही कब थे। डिनर का समय हो जाने के कारण भूख भी जोरों से लग रही थी। अचानक याद आया, माँ ने आते समय मठरी, लड्डू जैसे उसकी पसंद के व्यंजन और थोड़ा आटा, दाल, चावल ये तक सूटकेस में रख दिया था। सौभाग्यवश उसे कस्टम में पकड़ा नहीं जा सका। अपना काम समाप्त कर लीना एक पुस्तक पढ़ रही थी। आपका डिनर हो गया? मोहन ने अपनी जन्मजात भारतीय संस्कृति के नाते पूछा। जी, मेरे पास कुकीज और ब्रेड हैं, इस समय इसी से काम चल जाएगा, लीना ने शांति से कहा। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेरे साथ माँ के हाथों से कुछ मिठाई बना के भेजी है, हम शेयर कर सकते हैं। कुछ संकोच से मोहन ने कहा, क्या पता यह अमेरिकी लड़की वो चीजें खा भी सकेगी। माँ के हाथ की बनी मिठाई तो सौभाग्य से ही मिलती है। लीना के चेहरे पर खुशी थी। अगर ऐसा है तो आइए। मोहन ने पेपर प्लेट के साथ लाई नमकीन मिठाई सामने रख दी। निसंकोच लीना भी अपना कुकीज का पैकेट ले आई। आप बहुत लकी हैं, आपकी माँ आपको इतना प्यार करती हैं।
उनकी मिठाई में इनका प्यार है, इसीलिए इतनी टेस्टी है। लीना की आवाज में सच्चाई थी। किसी तरह से मोहन ने अपने सोने के लिए साथ लाया बिस्तर किचन के सामने वाली खाली जगह में बिछा लिया। अपार्टमेंट में एक ही बेडरूम था। मोहन ने सोचा, लीना एक लड़की है, उसकी आवश्यकताएं अधिक है। इस कारण मोहन ने वह जगह अपने सोने के लिए चुनकर बेडरूम लीना को दे दिया। उसकी इस उदारता के लिए लीना बहुत आभारी थी। आपकी यह उदारता भारतीय संस्कृति की परिचायक है। अमेरिका में लड़के और लड़की में बराबरी का संबंध होता है। कोई किसी के लिए ना ऐसा त्याग करेगा और ना ही दूसरा इसकी उम्मीद करेगा। सवेरे लीना की आवाज से मोहन की नींद खुली थी। अगर आपको मेरे हाथ की बनी चाय पीने में ऐतराज ना हो तो चाय हाजिर है। हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप लिए लीना सामने खड़ी थी। ओह थैंक्स, ये सच है या सपना, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। अपने साथ चाय के पैकेट तो लाया हूँ, पर सच तो यह है कि मुझे चाय बनाना तक नहीं आता। लीना के हाथ से कप लेता मोहन उठकर बैठ गया। कोई बात नहीं, जल्दी ही एडजस्ट कर लेंगे। भारत से आने पर शुरू में सबको इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना देर हो जाएगी। दोनों ही जल्दी जल्दी अपने अपने विभाग की ओर चल दिए। रॉबिन ने ठीक ही कहा था, अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण बस में आने जाने के पैसे भी बच जाएंगे। शाम को मोहन के वापस पहुंचने से पहले लीना पहुंच गई थी। चाय के साथ सैंडविच देखकर मोहन खुश हो गया। थैंक्स लीना, पर आप मेरे लिए कष्ट मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही ये सारे काम सीख जाऊं। माँ ने साथ में कुछ ग्रोसरी, दाल चावल भी भेजा है। अगर आप मदद करेंगी तो मैं कुछ बनाना शुरू कर सकूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर क्या आप मेरे हाथ का बना खाना खा सकेंगे? इंडिया में रहते हुए कुछ कुकिंग भी सीख ली थी। अब तो खाने लायक खिचड़ी, दाल चावल और सब्जी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। हाँ, आपकी माँ के जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में ब्रेड से भी काम चला लेती हूँ। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मुझे आपके हाथ का बना खाना खाने में ऐतराज होगा? आपके हाथ का खाना तो मेरी किस्मत खोल देगा। इस अनजान देश में घर का बना भोजन मिल जाए तो सौभाग्य ही होगा मेरा। मोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। आप सामान निकालिए, मैं बर्तन निकालती हूँ। मोहन ने उत्साह के साथ माँ द्वारा पोटलियों में बांधा गया सामान निकालना शुरू कर दिया। एक स्टील के बर्तन में माँ घी रखना भी नहीं भूली थी। माँ की याद ने मोहन की आंखों में आंसू ला दिए। लीना के आते ही उसने अपनी आंखें पोंछ डाली। काश माँ को बता पाता, अमेरिका के छोटे घरों में भी सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अचानक मोहन की दृष्टि घड़ी पर पड़ी। इस समय खाना बनाने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। रुकिए लीना, हम कल से खाना पकाना शुरू कर सकते हैं। आज बहुत देर हो जाएगी। आज आते समय मैं पाव रोटी, ब्रेड लाया हूँ। आपके पास शायद जैम या टोमेटो सॉस होगा। क्या आपसे वो चीजें उधार ले सकता हूँ? अमेरिका में कुछ दिन रहने के बाद आप जान जाएंगे, यहाँ के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। दो लोगों के बीच जो भी खर्च होता है उसे बराबर बराबर बांट लिया जाता है। तकल्लुफ नहीं होता। आज आपकी ब्रेड और मेरा जैम, हिसाब बराबर। चाय मैं बना लेती हूँ। ठीक है, इंडिया के चाय के पैकेट मैं दे देता हूँ, दूध और चीनी आपकी, हिसाब बराबर। तो तुम यहाँ का गरीब बहुत जल्दी समझ गए। दोनों हंस पड़े थे। मोहन का मन हंसी से हल्का हो गया। लीना के साथ के कारण पिछले 7 दिनों का अवसाद जैसे कम हो गया। मजबूरी में शुरू के 7 दिन एक सस्ती जगह में अजीब से लोगों के बीच रहते हुए उसे लगा था वह तुरंत वापस घर लौट जाए। 1-2 दिनों में ही लीना जैसे उसे अजनबी नहीं लग रही थी। शायद इसका कारण उसके साथ हिंदी में अपने भारत के बारे में की गई बातें थी। ठंडे मौसम में गरम गरम चाय के साथ जैम लगी ब्रेड भी अच्छी लग रही थी। मोहन, आपका आज का दिन कैसे बीता? मैं जानती हूँ शुरू में घर से इतनी दूर अनजान देश में अपने देश परिवार की बहुत याद सताती है, पर कुछ दिनों बाद यहाँ का जीवन रास आने लगता है। पता नहीं, पर आज भी अपने घर परिवार की बहुत याद आ रही है। मोहन ने सच्चाई से कहा। अपने गाइड से मिलकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रोफेसर जेम्स से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। मेरे शोध का विषय उन्हें बहुत पसंद आया। उनके विचार में इस विषय में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रतीक्षा करने को कहा है। वह मेरे लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
आपके गाइड क्या भारतीय हैं? मोहन ने जवाब में पूछा। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। नहीं, मेरे गाइड एक अमेरिकन हैं, लेकिन वह भाषा विज्ञान और साहित्य के विशेषज्ञ हैं। मेरा तो अनुभव है उन्हें हिंदी अनुरागी कहना ही उनका असली परिचय होगा। अगले दिन लीना आलू, टमाटर, वेजिटेबल ऑयल और कुछ सब्जी ले आई थी। लीना, तुमने क्यों तकलीफ की, मैं ले आता। मोहन संकुचित था। अभी आपको यहाँ की जानकारी लेनी है। अमेरिका में लिंग भेद नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दोनों में भेद करे। वैसे एक दिन इंडियन स्टोर चलेंगे, आप अपनी पसंद और जरूरत का सामान ले लेंगे। वहाँ भारत से डिब्बों में बंद रेडीमेड यानी बना बनाया खाना भी मिलता है। वाह, यह तो मुझ जैसे अनाड़ी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या आज हम कुछ कुकिंग कर सकते हैं? आज खिचड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्जी चलेगी। रोटी बनाने के लिए बेलन लाना पड़ेगा। वैसे काम लायक बर्तन तो मेरे पास हैं। मोहन, आलू छील लोगे क्या आप? जरूर, कोशिश करूंगा, पर गलती हो सकती है। जानती हूँ, भारत में अधिकांश परिवारों में लड़के घरेलू काम नहीं करते, पर यहाँ आकर सबको काम सीखना पड़ता है। अनाड़ीपन से आलू छीलते मोहन को देखती लीना हंसकर बोली, इसका मतलब जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरा कायाकल्प देखकर माँ मुझे पहचान नहीं पाएगी। आलू छीलते मोहन ने कहा। दिन बीतने लगे। दोनों अपने अपने शोध कार्य में व्यस्त थे। शाम को दोनों साथ में चाय पीते और दिन भर की बातें करते। रात में मिलकर डिनर के लिए कुछ बना लेते। अब दोनों आपस में काफी सहज हो चले थे। औपचारिकता के स्थान पर मित्र बन गए थे। काम की व्यवस्था में भी मोहन अपने माता पिता को बहुत याद करता। फोन से बात करने से उसका मन ही नहीं भरता। जिस दिन मोहन को टीचिंग असिस्टेंटशिप मिली, मोहन लीना को बाहर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। लीना ने बधाई देते हुए कहा, अब तो तुम अलग अपार्टमेंट ले सकोगे, लेकिन मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। क्या? ये कैसी बात कर रही हो लीना? मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई असुविधा है क्या? नहीं नहीं, यह क्या कह रहे हो? पर तुम मेरे साथ रहकर क्यों असुविधा में रहना चाहोगे? अभी तो मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हें मेरे किस व्यवहार से लगा कि तुम्हारे साथ में असुविधा में रह रहा हूँ? अगर तुम ना होती तो ब्रेड सैंडविच खाकर अब तक शायद इंडिया वापस जाने की बात सोच रहा होता। तुमने देख लिया, लाख कोशिशों के बावजूद मैं खाना पकाने की ABCD भी नहीं सीख सका हूँ। अब नए अपार्टमेंट में हम दोनों जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। मोहन ने खुशी और विश्वास से कहा। धन्यवाद, पर जब तक मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिलती, 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट का आधा किराया मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। यह तो तय है कि तुम्हारी कुकिंग से मैं अधिक मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कुकिंग की वजह से मुझे रोज होटल में खाने का बिल ना चुकाना पड़े, तो तुम्हारा आधा किराए का हिस्सा अपने आप ही वसूल हो जाएगा। मोहन ने परिहास किया। वैसे मुझे भी विश्वास है जल्दी मुझे भी फाइनेंशियल एड मिलने वाली है, तब मैं अपने हिस्से का किराया शेयर कर लूंगी। इतने दिनों से हम साथ रह रहे हैं, पर बराबरी की हिस्सेदारी तुम नहीं भूली। मैं भारतीय हूँ, किसी के साथ स्नेह हो तो उसकी हिस्सेदारी का स्थान नहीं होता। मित्रता के समक्ष पैसों का कोई मोल नहीं होता। अचानक अनहोनी हो गई। भारत से अमेरिका पढ़ने आए उसके पिता के मित्र के बेटे राकेश ने मोहन और लीना को साथ रहते देखकर जो अनुमान लगाया, वो नमक मिर्च लगाकर पंडित रामशरण जी को लिख भेजा। मोहन के घर में जैसे तूफान आ गया। पंडित रामशरण जी पर तो वज्रपात हो गया। सिर धुनते उस दिन को कोस रहे थे जब बेटे की बात मान उसे 7 समंदर पार भेजा था। उनके तो जीवन भर का पुण्य कुल कलंकी बेटे ने मिट्टी में मिला दिया था। अब मोहन उनका बेटा नहीं रहा, बल्कि उस अपवित्र और पापी से उनका कोई संबंध नहीं रह सकता। फोन उठाकर मोहन को जी भर कर कोसा था, साथ ही चेतावनी दी थी। आज से तू हमारे लिए मर गया। मेरी वर्षों की साधना तपस्या भंग कर दी। खबरदार जो कभी भूल कर भी इस घर में कदम रखा। तुम जैसे बेटे से निपुता रह जाना भला है। मेरी कसम है, जो कभी स्वयं या उस कुलच्छनी के साथ यहाँ आने की कोशिश भी की तो समझ लेना, फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगा। पिता के विष भरे कुवचन सुनकर मोहन स्तब्ध रह गया। कुछ समझाने का हर प्रयास व्यर्थ गया। पिता के शब्दों की सच्चाई से वह परिचित था। अगर वह जबरन गया तो वह अपनी जान दे ही देंगे। उसके पिता उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मोहन का दुख उसके चेहरे पर लिखा हुआ था।
अब मोहन के पास घर में फोन करने का भी साधन नहीं रह गया था। फोन करने पर उसका फोन भी काट दिया जाता था। अब केवल कुछ एक मित्रों और संबंधियों के द्वारा ही माता पिता की कुशलता जान पाता था। सब जानकर लीना खुद को अपराधी मान रही थी। उसके अपार्टमेंट छोड़कर जाने की बात ने मोहन को चैतन्य किया था। नहीं, इसमें लीना तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जानता था कि इसमें लीना की कोई गलती नहीं है। यह तो उस समय उन दोनों की विवशता थी। नहीं नहीं, तुम्हें खुद को अपराधी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा निर्णय था और हमने कोई पाप नहीं किया है। हम जल्दी ही नए अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अंतिम प्रयास के रूप में मोहन ने पिता के नाम अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्षमा मांगी थी। पिता को विश्वास दिलाया था कि उसने कोई पाप नहीं किया है। वह उसकी विवशता थी। लीना एक अच्छी और भारतीय संस्कृति तथा हिंदी भाषा की शोधार्थी है। क्षमा मांगते हुए उसने पिता से घर वापसी की प्रार्थना भी की थी। उत्तर में उसके पत्र की फटी हुई चिंदियां मिली थी। उसके बाद भी मोहन की क्षमा की विनती पर रामशरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माँ से बात करने का प्रयास भी सफल ना हो सका। अंततः मोहन ने अपना शोध कार्य पूरा करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय में लीना ने उसे साहस देकर उसकी सहायता की थी। समय बीतने लगा। अचानक एक दिन लीना सीढ़ियों से गिर गई। उसके माथे से रक्त की धार बह निकली। मोहन घबरा गया। अगर लीना को कुछ हो गया तो वह अकेले कैसे रह सकेगा। उस दिन पहली बार मोहन समझ सका कि लीना अब उसके मित्र से कुछ अधिक हो गई है। क्या लीना के मन में भी उसके लिए ऐसी ही भावनाएं हैं? यह जानना आवश्यक था। उस पर वह किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा। पर मोहन अपने मन का सत्य पहचान चुका था। उसे लीना से प्यार हो गया था। हॉस्पिटल से घर वापस आई लीना और अपने विषय में मोहन निर्णय ले चुका था। उसने लीना से स्पष्ट शब्दों में कहा था, लीना, तुम मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी हो। यदि तुम मुझे स्वीकार करने योग्य समझो तो मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। पर यह केवल तुम्हारी स्वीकृति पर ही निर्भर है। लेकिन तुम्हारे इनकार से हमारे संबंधों में कोई अंतर नहीं आएगा। हम पूर्वत की तरह मित्र ही रहेंगे। तुम किसी भी लड़की का स्वप्न पुरुष हो सकते हो मोहन। तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य होगा। मेरा स्वप्न सत्य हो गया। कुछ देर सोचने के बाद लीना ने उत्तर दिया था। उसके मुंह पर लाज की लालिमा स्पष्ट नजर आ रही थी। मोहन ने झुककर लीना के माथे पर चुंबन अंकित कर अपने प्यार की मोहर लगा दी। एक सप्ताह के बाद मंदिर में कुछ साथियों की उपस्थिति में मोहन और लीना विवाह बंधन में बंध गए। मोहन ने फिर कोशिश की। लीना के साथ अपने विवाह की फोटो अपने माता पिता को भेजकर लिखा था कि हमने मंदिर में पूर्ण भारतीय वैदिक विधि से विवाह किया है। अब भावी जीवन के लिए माता पिता के आशीर्वाद की प्रार्थना है। क्या वे उनका आशीर्वाद लेने भारत अपने घर आ सकते हैं? नव विवाहित दंपति के चेहरों पर कालिख लगी फोटो के साथ उनका जो उत्तर आया, उसके बाद समझने को कुछ शेष नहीं था। उनसे क्षमा की प्रार्थना व्यर्थ थी। अब उस प्रसंग को भुलाना ही था। नए जीवन में खुशियों के फूल खिल गए थे। दोनों ने एक साथ पीएचडी प्राप्त की थी। उनके शोध कार्य को बहुत प्रशंसा मिली थी। कुछ ही दिनों में दोनों को अपने अपने विभाग में नियुक्ति की सूचना ने उनकी खुशियां दुगनी कर दी थी। अब उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था। दो कारें, टीवी, यही नहीं हर संभावित सुख के साधन उपलब्ध थे। मोहन कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाता, काश उसके माता पिता उनके साथ इस सुख का उपभोग कर पाते। लीना मोहन की मनस्थिति समझती थी। उसके अभिभावक नहीं थे। काश उसे मोहन के माता पिता से स्नेह मिल पाता। अक्सर दोनों पुराने दिनों की याद करते। उन्होंने ये कब सोचा था कि अपार्टमेंट शेयर करने से उनको जीवन भर का साथ मिल जाएगा। जिस दिन नन्हे राहुल का उनके जीवन में आगमन हुआ, उनकी खुशियों में चार चांद लग गए। दोनों उसके प्यार में दीवाने थे। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। मोहन के मन में एक कसक थी, काश उसके माता पिता अपने प्यारे पोते को गोद में खिला पाते। लीना मोहन के मन को समझती थी। मोहन, हम राहुल की फोटो माता पिता को क्यों ना भेज दें?
कहते हैं मूल से सूत अधिक प्यारा होता है। शायद राहुल की फोटो देखकर हमें क्षमा मिल जाए। मोहन को लीना की बात से आशा बंधी थी। बड़े उत्साह से एक राहुल की प्यारी सी फोटो के साथ बाबा दादी को राहुल का प्रणाम लिखकर पत्र भेजा था। उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी। शायद उनकी आशा सत्य हो जाए, पोते का प्यार उन्हें क्षमादान दिला दे। लेकिन उनकी आशा निष्फल ही रही। दिन, महीने और वर्ष बीत रहे थे। अब तो राहुल भी 6 वर्ष का समझदार और मेधावी बालक बन चुका था। लीना और मोहन ने निर्णय लिया था कि वे उसे भारतीय संस्कृति और भाषा से पूर्णतः परिचित कराएंगे। शायद इसी तरह से मोहन अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता था। नन्हा राहुल जब अपनी मीठी बोली में गायत्री मंत्र का पाठ करता तो लोग मुग्ध रह जाते। घर में वे राहुल के साथ हिंदी में ही बात करते। अपने स्कूल और बाहर राहुल अंग्रेजी में बात करता। मोहन राहुल को उसके बाबा और दादी के विषय में बताता था। वह राहुल के साथ पूजा करता। लीना भी उनका साथ देती। पिछले कुछ दिनों से मोहन कुछ ज्यादा ही उदास और गंभीर रहने लगा था। कभी कभी उसे देर रात तक कुछ लिखते देख लीना के पूछने पर वह कहता कि एक पेपर तैयार कर रहा है। अचानक एक रात सीने के भयंकर दर्द के साथ मोहन को अस्पताल ले जाया गया था। मोहन को गंभीर हार्ट अटैक आया था और उसका दिल और झेल नहीं सका। अस्पताल जाने से पहले मोहन ने अपने पिता के नाम एक बंद लिफाफा लीना को देकर कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पत्र और राहुल के साथ मेरे पिताजी के पास जाना। मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशी के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकती हो। अगर मेरे माता पिता राहुल को अपने पास रखना चाहें तो मेरी खुशी के लिए राहुल को उनके पास छोड़ देना। मेरे कारण उन्होंने जीवन में अकेलेपन का जो अभाव झेला है, राहुल उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। बोलो, ऐसा कर सकोगी? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी, पर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। लीना की आवाज भीग गई। आंखों में अश्रुकण झलक आए थे। एक बात और, अगर पिताजी मेरे अंतिम अवशेषों को स्पर्श ना करें तो तुम मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देना। वादा करो तुम ऐसा करोगी। अभी तुम आराम करो, ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? लीना ने साहस दिखाते हुए कहा। यह लिफाफा पिताजी को दे देना। कठिनाई से अपनी बात कहते मोहन ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मोहन के हाथ से बंद लिफाफा लेती लीना समझ गई मोहन किसी पेपर की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि यह पत्र लिख रहा था। ऐसा क्या था कि मोहन को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था, पर उसने लीना पर कभी कुछ प्रकट नहीं किया। रामशरण जी को मोहन की मृत्यु की सूचना मोहन के मित्रों द्वारा फोन पर दे दी गई थी। रामशरण जी के एक मित्र को मोहन का लिखा पत्र भी फैक्स करा दिया गया था। इस संसार से जाने से पहले मोहन वो सारी व्यवस्था कर गया था जिससे लीना को कोई असुविधा ना हो। अपने पत्र में मोहन ने अपना दिल खोलकर रख दिया था। पिछले 8 वर्षों से माता पिता से अलगाव की पीड़ा, अपना कर्तव्य पालन ना कर पाने का असहनीय दुख, बचपन की मीठी यादें और माता पिता का अतुलनीय प्यार सब शब्दों में साकार कर दिया था। क्षमा मांगते हुए राहुल को अपनाने की विनती की थी। उसे यह विश्वास नहीं था कि वे लीना को अपनाएंगे, पर लीना उसकी पत्नी है। यदि उसे एक बार अपनी पुत्र वधू पुकार सके तो उसे प्रसन्नता होगी। लीना उसकी सच्चे अर्थों में सहधर्मिणी है। उसे विश्वास है अपने दिवंगत पुत्र की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। 2 सप्ताह बाद राहुल का हाथ पकड़े लीना मोहन के घर के द्वार पर खड़ी थी। राहुल कौतुक से चारों ओर देख रहा था। दरवाजा खोलते रामशरण को देख लीना ने राहुल से कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं राहुल, और उनके पीछे दादी हैं। माँ की बात सुनते ही राहुल ने झुककर रामशरण जी के और सावित्री के पांव छू लिए थे। बाबा और दादी दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। रामशरण ने पोते को गोद में उठा सीने से चिपका लिया। सावित्री प्यार से उसके बाल सहला रही थी। देखो सावित्री, आज ये नन्हा राहुल हमारे मोहन के रूप में वापस आ गया। लीना बहू, चलो घर के अंदर आओ। लीना को बाहर खड़ी देख रामशरण जी ने कहा, क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन इस घर में प्रवेश के लिए मेरे पति जब तक जीवित रहे तड़पते रहे।
पर उन्हें क्षमा नहीं मिल सकी। जिस घर में मेरे पति का आना निषिद्ध था, उस घर में प्रवेश के लिए मेरे कदम नहीं बढ़ सकते। दृढ़ता से अपनी बात कहती लीना की आंखें भर आई। जो बीत गई है उसे भुला देने में ही समझदारी है। मोहन बेटे ने पूरी सच्चाई पत्र में लिखकर भेजी है। हमें बहुत दुख है, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। अब पंडित जी को बुलाकर हम सबको मिलकर मोहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी है। अभी मुझे मोहन की इच्छा अनुसार उसके अवशेष संगम में विसर्जित करने जाना है। यदि अवशेष विसर्जित करते समय आपके हस्त का स्पर्श रहेगा तो मोहन की आत्मा को शांति मिलेगी। यदि आप और माँ भी साथ चलेंगे तो हम वहीं पूजा भी संपन्न करा लेंगे, शांति से लीना ने कहा। मोहन की अस्थियां संगम में विसर्जित करते हुए पंडित जी और सावित्री दोनों रो पड़े। रामशरण जी की गोद में बैठा हुआ राहुल उन्हें विस्मय से देख रहा था। पंडित जी के मंत्रों के साथ लीना को भी मंत्र बोलते देख मोहन के माता पिता विस्मित थे। मोहन सत्य कहता था, लीना तो सच में भारतीय संस्कृति की पोशिका थी। काश यह सत्य वो पहले ही मान लेते। पूजा समाप्त होने के बाद लीना संगम के पानी में उतरकर स्नान करके भीगे वस्त्रों में ही नाव में आ गई। वह जानती थी उस अंतिम कार्य के बाद शुद्धता के लिए गंगा जल में स्नान आवश्यक था। भीगे वस्त्रों में तुम अस्वस्थ हो जाओगी बहू, घर चलकर स्नान कर लेती, सावित्री ने स्नेह से कहा। आज शाम 4 बजे मेरी अमेरिका के लिए फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। यह क्या कह रही हो, क्या तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रहोगी? सावित्री चौंक गई। क्या तुम राहुल को भी ले जाओगी? हमें इतना कठोर दंड मत दो बहू, रामशरण जी ने राहुल को अपने से चिपटा कर अश्रु विगलित स्वर में कहा। राहुल आपकी अमानत है। मोहन की अंतिम इच्छा थी कि राहुल आप दोनों के संरक्षण में बड़ा हो। उसके पिता अपने संस्कार मोहन के पुत्र को दें। हम दोनों ने यह प्रयास किया था, पर अब राहुल आपका दायित्व है। शायद मैं अकेली राहुल को आपकी तरह से संस्कारित ना कर सकूं। उसके स्वर में कुछ उदासी झलक आई थी। राहुल के बिना तुम अकेली कैसे रह सकोगी बहू? तुम नहीं जानती, अपने बेटे के बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर होता है। हमें माफ कर दो और यहीं हमारे साथ रहो, सावित्री ने रुधे कंठ से कहा। वैसे ही रहूंगी जैसे गत 8 वर्षों से मोहन के बिना आप दोनों ने समय बिताया है। वैसे भी मैं अकेली क्यों रहूंगी? मोहन तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप तो ज्ञानी है पिताजी, आत्मा तो अमर है। मोहन कहीं नहीं गए हैं। मुझे विश्वास है मोहन मेरे इस निर्णय से प्रसन्न होंगे। एयरपोर्ट के लिए घर के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठने से पहले राहुल को प्यार से चूमकर लीना ने कहा था, तुम्हारे पापा चाहते थे तुम अपने बाबा की तरह से ज्ञानी बनो। बाबा और दादी दोनों की बात मानना। राहुल को विस्मय छोड़कर रामशरण जी से विनीत स्वर में कहा, पिताजी आपसे एक विनती है, राहुल को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से दूर रखिएगा। भारतीय संस्कृति सभी जाति और धर्मों को समान सम्मान देने को कहती है। मनुष्यों के बीच इस आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं होता। राहुल को एक अच्छा और सब धर्मों का सम्मान करने वाला इंसान बनाइएगा, यही मेरी विनती है। लीना का कंठ भर आया था। तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम जैसी पुत्रवधू की अवज्ञा करना मेरा अक्षम्य अपराध था। काश मैं समय रहते मोहन की बात मान लेता। मैं तुम्हारा और मोहन दोनों का अपराधी हूँ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि तुम हमें क्षमा कर दो और हम साथ रह सकें। रामशरण की आंखें अश्रुपूर्ण थी। बड़े लोग क्षमा नहीं मांगते बल्कि अपना आशीर्वाद देते हैं। झुककर रामशरण जी और सावित्री के चरण स्पर्श कर राहुल की पुकार को अनसुना कर लीना तेजी से कार में जाकर बैठ गई। राहुल के साथ उसके बाबा दादी दूर जाती टैक्सी को स्तब्ध देखते रह गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।